देखिए दोस्तों, ये है साइंस का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। इसमें बेसिकली 4 ही चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में। एक पहला न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन जो कि आज पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और सबसे लास्ट में एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है। अगर आपने पिछले न्यूट्रिशन वाला लेक्चर नहीं देखा है जो कि हमने कल अपलोड किया था, वो आप ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। बाकी आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आप एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन आसानी से कर ही लेंगे, साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जिससे आपका हमारे ऊपर सपोर्ट बना रहे। और आपकी सारी चीज़ें, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, जिसको जल्दी से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। बाकी अबाउट सेक्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। पीछे वाले सेक्शन में हमने क्या बात करा था कि ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन के बारे में बात किया था। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है कि भोजन को इनटेक करना बॉडी के अंदर ही न्यूट्रिशन कहलाता है। द फूड मटेरियल्स टेकन द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि फूड मटेरियल क्या करते हैं, हम टेक करते हैं, लेते हैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस में। इज़ यूज्ड इन द सेल्स प्रोवाइड एनर्जी, जिसका यूज़ करके सेल्स में हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, अलग अलग जैव प्रक्रम के लिए। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। भाई देखो, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, अलग अलग जीव होते हैं और वो क्या कर देते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं उनके पास। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देते हैं पूरी तरीके से। किस में ब्रेक डाउन करते हैं, CO2 और वाटर में। और सम यूज़ अदर पाथवे, कोई दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, वो भी बिना ऑक्सीजन के। इन ऑल केसेस, इन सभी केसेस में द फर्स्ट स्टेप इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इन दोनों में स्टेप पहला सेम ही होता है कि पहले कौन तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, ग्लूकोज को। किस में तोड़ते हैं, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं। उसके बाद इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसके बाद 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, कॉल द पायरुवेट। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको जब 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो ये वाली प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड CO2। उसके बाद जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है एथेनॉल और CO2 में। किसके अंदर, जो बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये वाली प्रक्रिया किस में होती है, ईस्ट में होती है, जब फर्मेंटेशन के दौरान। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ एयर। और ये वाली प्रोसेस कब होती है, बिना एयर के अब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन के, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपसे भी कभी भी पूछा जाए कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो जिसमें फूड का ब्रेक डाउन हो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, उसको क्या बोलते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। अगर पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की सहायता से, तो वो किस में होता है, हमेशा माइट्रोकांडिया में। माइट्रोकांडिया किस में पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है। दिस प्रोसेस ब्रेक्स ऑफ द 3 कार्बन पायरुवेट। इसमें क्या होता है कि जो पायरुवेट को, 3 कार्बन जो पायरुवेट है उसको टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यानी कि उससे क्या बनता है, CO2 बनता है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। और उसके अलावा जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस होती है सारी वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का रिलीज होना इन द एरोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस में इज़ अ लॉट ऑफ ग्रेटर दैन द एनाएरोबिक। ये क्या है कि जो एनर्जी का अमाउंट की अगर बात करी जाए तो किस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, एरोबिक जो प्रक्रिया है ऑक्सीजन वाली, उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है दैन द एनाएरोबिक प्रोसेस।
समटाइम्स कई बार क्या होता है, व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन द मसल सेल, जो हमारी मसल सेल होती हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अनदर पाथवेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, तो उसमें जो पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है हो जाता है। हेयर द पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, तो हमारी जो मसल में कई बार दर्द होने लगता है तो वहाँ पर पायरुवेट का ब्रेक डाउन किस में हो जाता है, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। विच इज़ आल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो ये भी एक लैक्टिक एसिड में क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बिल्ड अप लैक्टिक एसिड इन आवर मसल, और हमारी मसल में लैक्टिक एसिड बना देता है। ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी काज क्रैम्प्स, और इससे कई बार हमारे क्रैम्प हो जाता है और ये सडन एक्टिविटी के दौरान हो जाता है। देखिए जितनी भी सारी ऊपर बातें लिखी हुई थी यहाँ पर आपको फिगर से बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें बता दी गई हैं जो कि आपको समझ में आ जाएंगी, ये फिगर से बहुत ही आसानी से समझा दिया गया है। चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेक डाउन कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में। 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। और सबसे पहले किस में टूटता है, पायरुवेट में टूटता है। और पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसी के साथ साथ एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद पायरुवेट को 3 तरीके से तोड़ा जाता है। सबसे पहला तरीका क्या है कि ईस्ट के अंदर जो पायरुवेट को तोड़ा जाता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है, यानी कि उपस्थित नहीं होता है। तो जब पायरुवेट को एब्सेंस ऑफ यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाएगा तो किस में तोड़ा जाता है, सबसे पहले इथेनॉल, फिर CO2, फिर एनर्जी जो है निकलती है। इथेनॉल क्या है, एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। यही जो हमारा पायरुवेट है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल, कई बार मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी होती है या नहीं होती है, ये कहाँ पर हो जाता है, हमारी लोगों की मसल में हो जाता है। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है कभी कभी। और उसके बाद पायरुवेट को जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है तो किस में तोड़ा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि CO2, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है। तो यहाँ पर फिगर 6.8 में क्या दिखाया गया है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ना अलग अलग तरीक़ों से, जो कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर और भी कई सारी बातें लिखी गई हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखा है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, ये कलर थोड़ा कम सही लग रहा है, इसको कलर एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, जो एनर्जी रिलीज्ड होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, इज़ इमीडिएटली यूज्ड इन सिंथेसिस, ये पूरी एनर्जी यूज़ कर ली जाती है क्या बनाने में, ATP बनाने में। विच इज़ द फ्यूल ऑफ ऑल अदर एक्टिविटीज़, जो कि एक तरह से फ्यूल है जो भी हम एक्टिविटीज़ सेल के अंदर होती हैं। इन दिस प्रोसेस ATP इज़ ब्रोकन डाउन टू गिव राइज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब ATP को ब्रेक डाउन होता है तो हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, तो जो हमारे सेल के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं वो सब होती हैं। कई बार दोस्तों ATP को ऊर्जा का इकाई भी बोला जाता है। ATP के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि ATP एक एनर्जी करेंसी है जो कि सेलुलर प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो एनर्जी रिलीज़ होती है जब रेस्पिरेशन करते हैं, इज़ यूज टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल, जो कि ATP मॉलिक्यूल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। किससे, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जब हम लोग मिलाते हैं, जब किसको, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जब मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, ATP बन जाता है। P का मतलब यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट है। इंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज द ATP टू ड्राइव द रिएक्शन, इंडोथर्मिक प्रोसेस जो कोशिका में होती है यूज़ की जाती है ATP टू ड्राइव द रिएक्शन। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज ATP इज ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, तो जिसमें जो एनर्जी एक ATP में कितनी एनर्जी होती है, इतनी होती है। तो आपको सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। यहाँ पर कुछ और बातें लिखी हैं कि थिंक, सोचिए, हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस, कैसे जो एक बैटरी होती है वो एनर्जी प्रोवाइड कराती है अलग अलग कामों के लिए।
इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, इसका यूज़ कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी के लिए, लाइट एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, और भी कई सारे काम हैं। सिमिलरली जो ATP है उसको भी हम सेल के लिए यूज़ कर सकते हैं कंट्रैक्शन ऑफ मसल में, प्रोटीन को बनाने में, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स के लिए, और भी कई सारी एक्टिविटीज़। यानी कि यहाँ पर बैटरी का एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए था। देखिए अधिकतर इनमें से क्वेश्चन आते नहीं हो दोस्तों, बाकी आपको यहाँ का कुछ पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, आप ये सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये पॉइंट दिया गया है ये आपको याद कर लेना है। बाकी ये जो ATP है क्या, ATP है क्या, तो ये भी आपको ये वाला पॉइंट भी याद कर लेना है। ये जो पॉइंट दिया गया है इसको भी याद कर लेना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। यहाँ से फिर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमने शुरुआत किया है, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस चैनल के बारे में, और बताइए कि हम NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवेज डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, तो यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड इंश्योर दैट सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उन्हें क्या होती है, ऑक्सीजन लेने की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू द स्टोमेटा, हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर देते हैं। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स कंटैक्ट विद द एयर, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो किसके कंटैक्ट में होती हैं, एयर के। CO2 एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन एयर, और यहाँ पर जो CO2 गैस है, ऑक्सीजन है, वो डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज होती है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, यानी कि जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी डिपेंड कर देती है और प्लांट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि नाइट की बात कर दिया जाए, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो अकरिंग CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, तब वो क्या करते हैं कि CO2 का एक्सचेंज कर देते हैं। डे के टाइम क्या होता है कि CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस, तब वो CO2 उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करना होता है। हेंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज, तब CO2 निकालते नहीं हैं। इसीलिए दोस्तों रात के समय पौधे क्या कर देते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और दिन के समय CO2 का यूज़ कर लेते हैं। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, तो दिन के समय क्या होता है, पौधे जो है ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स, एनिमल्स के पास क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए फ्रॉम द इन्वायरमेंट से, एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, और CO2 छोड़ते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं इन द एटमॉस्फेयर से। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, लेकिन वे जीव जो पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ कर देते हैं डिजॉल्व फॉर्म में जो वाटर में होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होंगी जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ लिखा है कि सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर, यानी कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है किसमें, वाटर में, वो क्या होती है, लो होती है, यानी कि जो एयर में होती है उससे, यानी कि ज़मीन वाली जो होगी वो ज़्यादा होगी, एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू द वाटर डिजॉल्विंग, जो डिजॉल्व में फॉर्म में होगी। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज, यहाँ पे लिखा है कि द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द सीन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि जो रेट होता है सांस लेने का, एक्वेटिक जो जीव होते हैं उनमें ज़्यादा तेज़ होता है इन कंपेरिजन टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, जो मछलियाँ होती हैं वो पानी को अपने माउथ के अंदर ले जाती हैं, एंड फोर्स इट पास्ट गिल्स, और गलफड़ों से निकाल देती हैं। वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड, और वो ब्लड के द्वारा डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं। जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़मीन वाले, वो ऑक्सीजन का यूज़ करते देते हैं जो एटमॉस्फेयर में होती है रेस्पिरेशन के थ्रू। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उनकी जो ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब होती है अलग अलग अंगों द्वारा अलग अलग जानवरों में। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया, यानी कि जो
कुछ आर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की जो सरफेस एरिया है बढ़ा देते हैं, विच इज़ इन द कंटैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं कि क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 हैज़ बीन टेकन प्लेस अक्रॉस द सरफेस, और जो हमारे लंग्स होते हैं वहीं पर ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट, ये बहुत ही साफ़ सुथरा होती हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ पे होती हैं, हमारे शरीर में होती हैं। सो देयर हैव टू प्रोसेस दैट विल टेक एयर इन दिस एरिया। इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ मूविंग एयर एंड इन एंड आउट दिस एरिया वेयर इज द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। देखिए दोस्तों, हम पूरी एयर को ले जाते हैं, लेकिन हमारा शरीर किसको यूज़ करता है, ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे अंदर एक विशिष्ट अंग है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अगर बात करी जाए तो एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। एयर किसके द्वारा ले जाती है, नॉस्ट्रिल के द्वारा। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज़ फिल्टर्ड बाय द हेयर। हमारे नाकों नोज़ में क्या होते हैं, फाइन हेयर होते हैं, जो कि डस्ट वगैरह को रोकने काम कर देते हैं। द पैसेज इज़ आल्सो लाइन विद द म्यूकस। हमारे गले में क्या होता है, म्यूकस वगैरह होता है, जो कि हेल्प करता है इस प्रोसेस में। फ्रॉम हेयर, यहीं से द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू लंग्स। उसके बाद जो एयर को पास कर दिया जाता है गले के द्वारा, फिर उसके बाद लंग्स में। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उसके बाद हमारे क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, जो कि गले में होते हैं। दीज इंश्योर दैट एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मतलब क्या होता है कि एयर की वजह से जो है कोलैप्स ना करें, चिपक ना जाएं। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो हैं वो क्या कर देते हैं, बचाते हैं कि सारी चीज़ें वो मिक्स ना हो। देखिए दोस्तों, आपको ये फिगर भी तैयार होना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रुकिए दोस्तों 1 मिनट। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सारे पार्ट आपको पता होना चाहिए। ये आपको सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा नेसल पैसेज है, ये हमारा नेसल पैसेज है, माउथ कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, और ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। चलिए हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया है, उसके बाद आगे शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है विद इन द लंग्स। लंग्स में द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर, एंड जो हमारा पैसेज होता है वो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वलाई। और एल्वलाई जो है प्लूरल फॉर्म में है, इसका सिंगुलर क्या होता है, एल्वलस होता है। देखिए ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारा बैलून लाइक स्ट्रक्चर इन्हीं को क्या बोलते हैं, एल्वलस बोलते हैं, या एल्वलाई बोलते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर को। उसके बाद लिखा है द एल्वलाई प्रोवाइड अ सरफेस एरिया। ये क्या करती हैं, एल्वलाई जो होती हैं ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। द वॉल ऑफ द एल्वलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। जिनकी वॉल होती हैं एल्वलाई की, उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल काफ़ी तेज़ होता है, एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम लोग सांस लेते हैं, वी लिफ्ट आवर रिप्स, हम लोग क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, एंड फ्लैटन आवर डायग्राम। डायफ्राग्म का काम क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा डायफ्राग्म है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डायफ्राग्म है ना, तो इसका काम क्या होता है कि जो हमारे चेस्ट होता है उसके शेप देना। तो आपको क्लियर याद होना चाहिए, इसका काम क्या है, हमारे चेस्ट को शेप देना। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। तो हमारा चेस्ट कैविटी बड़ा हो जाता है जब सांस लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, क्योंकि हम लंग्स में क्या करते हैं, एयर को जब अंदर करेंगे तो हमारा चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाएगा। एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वलाई, और एल्वलाई भी क्या हो जाता है, फैल जाता है। द ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ब्लड क्या करता है, CO2 लाता है जो पूरे शरीर से,
फॉर रिलीज इनटू द एल्वुलाई, और एल्वुलाई में छोड़ देता है। एंड देन ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर, यानी कि जो एल्वुलर एयर होता है उसमें से क्या होता है, टेकन अ ब्लड इनटू द एल्वुलर ब्लड, यानी कि जो वो ब्लड आया था उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर दिया जाता है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, जब हम लोग सांस लेते हैं, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, जब सांस लेना छोड़ते हैं, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, हमारा जो लंग होता है उसमें एक निश्चित वॉल्यूम एयर होता है, खाली नहीं हो जाता है। सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, ताकि उसको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, और CO2 को छोड़ने का टाइम मिल जाता है। जो पहले से वॉल्यूम एयर रहता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर उसमें रहता है। यहाँ पे लिखा है व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, यानी कि व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, जब बॉडी साइज एनिमल का लार्ज होता है, द डिफ्यूजन प्रेशर आल्सो कैन नॉट बी केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे रिस्पायरेटरी पिगमेंट टेक ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, यानी कि जो रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं एयर से लंग्स में। कैरी टिश्यू विच आर डिफिशिएंट ऑक्सीजन, तो वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी कमी हो चुकी हो, बिफोर रिलीजिंग इट, छोड़ने से पहले। जो ह्यूमन बींग्स हैं, द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज़ हीमोग्लोबिन, तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट किसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हैज़ अ वेरी अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन लेता है। द पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स, यानी कि RBC होती हैं। CO2 इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो CO2 होता है वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में ऑक्सीजन की तुलना में। एंड इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ब्लड, और ये जो ऑक्सीजन वगैरह हैं इनको डिजॉल्व फॉर्म में ही पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो देखो दोस्तों, ये था हमारा रेस्पिरेशन का पार्ट 2, और जल्द ही मिलेंगे पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन का डिस्कशन कर रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम लास्ट पार्ट में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, और ये हमारा चैप्टर जो है पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। और दोस्तों, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके साथ बने रहें और लेक्चर के साथ।